हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की ये वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम एक शॉर्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, अकाउंट्स की पहली बुक से, और एंड करेंगे जो हमारी रेशियो एनालिसिस वाली बुक है उसके लास्ट चैप्टर पर। जिससे क्या होगा, एक शॉर्ट रिवीजन आपको मिल जाएगा। सीरीज अटेंड जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता लग ही गया है। और मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हें करवाने वाला हूं। जैसे मान लो पहला चैप्टर हम करेंगे तो पहले चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा मैं 10 से 12 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आ रखे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया होगा, आपके दिमाग में सही सेट बैठेंगे क्वेश्चन, और जब आपके सामने बोर्ड का एग्जाम आएगा ना, तो आप डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छा करके आओगे। तो आइए आज की वीडियो का ज्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, पार्ट बी का। हालांकि 26 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट ऑलरेडी कर रखे हैं, तो 27 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन में बोला है बच्चों, व्हेन एन एनालिस्ट एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज over a number of year, the analysis is called dash analysis। तो इन्होंने सिंपल सी एक बात बोली है कि नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से जब हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो वो क्या हम वर्टिकली करते हैं, हॉरिजॉन्टली करते हैं, एक्सटर्नल, स्टैटिक, किस तरीके से करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, स्ट्रक्चर आपको पता ही है, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर ईयर लिखे हुए तो जैसे 2022 2023 मान लो, इनके बीच में मेरे को कोई कंपैरिजन करना है, कुछ एनालाइज करना है, तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल वे में ही देख सकता हूँ। वर्टिकल तो हमारा जैसे ऐसे इस तरीके से होता है, ईयर्स लिखे हुए होते हैं तब हम देखते हैं उसको इस टाइप से, तो वो हो जाता है हमारा वर्टिकल। बट ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स में अगर हमें एनालाइज करना है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता है। तो इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। बच्चों, इसमें बोला है एज ऑन 31 फरवरी नॉट मार्च 31 February 2014 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बर्तन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज अवेलेबल। यहाँ दो बातें आपको बता रखी हैं। पहली है नेट प्रॉफिट रेशियो 40% और दूसरी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 50%। ठीक है सर, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। अब बोला क्या क्वेश्चन के अंदर कि 1 अप्रैल 2024 को इट वॉज केम टू नोटिस दैट द अकाउंटेंट हैड ओमिटेड रिकॉर्डिंग द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख। अकाउंटेंट ने मिस्टेक क्या करी है कि जो इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 2 लाख रुपए का, उसको वो ओमिट यानी कि लिखना भूल गया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की कहानी में। द रिक्वायर्ड रेक्टिफिकेशन वॉज डन, उसको सही भी कर दिया गया। What will be the effect of the same on the net profit और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? दोनों में से फर्क किस चीज पर पड़ेगा? सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको लिखना भूल गया और अगर मैंने लिख भी दिया, नॉर्मल सी अगर मैंने लिख भी दिया, तो ऑब्वियसली ये नेट प्रॉफिट रेशियो को इंक्रीज करेगा। जिससे क्या होगा भाई, हमारी कोई इनकम है वो आ रही है, तो ऑब्वियसली वो ऑल ओवर नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी। बट इसका कोई भी इफेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे नहीं पड़ेगा। रीजन बिहाइंड, इन्वेस्टमेंट वाला जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना बच्चों, ये ऑपरेटिंग रेशियो से रिलेटेड नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ये हमारा, आप इसको कह सकते हो, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग के अंदर आती है। सॉरी, मैंने फाइनेंसिंग बोल दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो ऑपरेटिंग रेशियो पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन देखो, नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज, बिल्कुल बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल डिक्रीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये बात गलत है, जिसकी वजह से ऑप्शन इसका सही नहीं है। बी ऑप्शन में बोला है बोथ नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल इंक्रीज। क्या दोनों ही इंक्रीज होंगे? मैंने मना कर दिया ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं बढ़ेगा। सी ऑप्शन पर आते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो विल इंक्रीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल नो चेंज। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका ऑप्शन सी टिक कर लेना बच्चों। 29 पर आते हैं, व्हाइल कंप्यूटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी एडेड टू द नेट प्रॉफिट। इन्होंने बोला है कि जब भी हम कैश कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो कौन कौन से आइटम्स को हम ऐड करेंगे। तो पहला आइटम यहां पर आता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो हमने पढ़ा है बिल्कुल कि जब भी इन्वेंट्री की वैल्यू में गिरावट होगी, उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो पहला ऑप्शन आएगा। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, अब ये तो इसका ऑपरेटिंग का पार्ट है ही नहीं, ये तो सीधा सा हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो इसको काट दो।
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, जब ट्रेड रिसीवेबल बढ़ते हैं तो उसको हम माइनस करते हैं, लेकिन सवाल में हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी एडेड, हमें कौन से आइटम जोड़ने हैं, तो यहां पर तो ये माइनस करने वाला आइटम आ गया ना, तो इसको भी काट दो थर्ड वाले को। नेक्स्ट फोर्थ आता है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो उसको हमें ऐड करना पड़ता है। तो यह दो ऑप्शन इज करेक्ट, पहला और चौथा। तो यहां देखो कौन सा आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ, ये रहा डी ऑप्शन इज करेक्ट। और वाले पार्ट मैंने पूरे सैंपल पेपर के इसमें कराया ही नहीं है आपको, मैंने बोला था कमेंट करोगे तो ही कराऊंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं बच्चों। 30 में बोला है एक स्टेटमेंट आपको दे रखी है, स्टेटमेंट एक नहीं है वैसे तो, दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट को रीड करते हैं। श्री लिमिटेड was carrying on a business of packaging in Delhi and earned good profit in the past year. The company wanted to expand its business and required to additional fund. ठीक है, एडिशनल फंड की जरूरत पड़ी। टू मीट्स इट रिक्वायरमेंट द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 30 लाख। तो कंपनी ने यहां पर देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आएगा ये, 30 लाख रुपए जो है उन्होंने रेज करे। इट परचेज अ कंप्यूटराइज्ड मशीन 20 लाख रुपए की, और उसके बाद 20 लाख रुपए की उन्होंने एक मशीन खरीदी है, कंप्यूटराइज्ड मशीन। ड्यूरिंग द करंट ईयर द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वॉज 15 लाख, और नेट प्रॉफिट में कंपनी के क्या शो हो रहा है, 15 लाख रुपए का प्रॉफिट। अब बात करी जाए तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड अबव ट्रांजैक्शन विल बी ऑपरेटिंग। अच्छा ऑपरेटिंग रह गया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन विल बी। तो भाई एक चीज देखो, 15 लाख रुपए यहां पर इन्होंने क्या करा था, 15 लाख रुपए प्रॉफिट के दिखाए थे, तो ठीक है सर 15 लाख रुपए से 15 लाख रुपए मैच हो गए, बिल्कुल ठीक है। 20 लाख रुपए यहां पर इन्होंने क्या करा था, एक मशीन परचेज करी थी, तो यहां पर आउटफ्लो हुआ था कैश का, तो देखो यहां पर नेगेटिव 20 लाख दिखा रखा है, तो सर ये भी मैच हो गया। और क्या है सर 30 लाख यहां दिखा रखा है, तो 30 लाख इन्होंने फंड रेज करा था, तो 30 ऊपर 30 नीचे, ये भी मैच हो गया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बात करेंगे स्टेटमेंट सेकंड की, तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला है द पेटेंट ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्रीज फ्रॉम 30 लाख। एक ईयर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट, वो पेटेंट दिखाए 30 लाख रुपए के, कौन से ईयर में, 2021-22 में। फिर बोला कि 3.5 लाख हो गए 2022-23 में, जस्ट अगले ईयर वही पेटेंट 3.5 लाख के हो गए। इट विल बी टेकन एज परचेज ऑफ पेटेंट ऑफ 50,000 एंड विल बी शोन अंडर कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब सीधी सी बात है, 21-22 में कह रहे हैं ये लोग कि पेटेंट की वैल्यू है 3 लाख, वहीं 22-23 में क्या हुआ, पेटेंट की वैल्यू हो गई 3.5 लाख। तो ऑब्वियसली पेटेंट परचेज करे गए हैं कितने रुपए के, 50,000 रुपए के। तो जब ये परचेज करे गए हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक इसका पार्ट हो गया कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टमेंट हुई है तभी तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो होगा। तो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट सेकंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। भाई देखो एक नंबर वाले क्वेश्चन तो खत्म हो गए, अब पार्ट बी के 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए। तो जैसा कि इन्होंने बोला फाइंड द हेड एंड सब हेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो भाई मेरे को यहां पर दो चीजें बतानी है, एक तो मेन हेड, दूसरा सब हेड। हालांकि काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम इससे रिलेटेड भी। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा है हमने, फर्नीचर और फिक्सचर। फर्नीचर और फिक्सचर किसके अंदर, इसका मेन हेड क्या है, नॉन करंट एसेट। और यहां पर अगर दिखाना चाहो तो उसको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये क्या हो गया हमारा टेंजिबल एसेट। ठीक है, तो इसके सब हेड में आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट बी वाले में आते हैं एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर एडवांस में पेमेंट करी गई है, तो ऑब्वियसली वो भी हमारी क्या होगी, एसेट ही होगी। और कौन सी, नॉन करंट एसेट, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन जो होती है ना बिल्डिंग की, वो ऐसी तो नहीं है 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी, कई महीनों सालों तक चलती रहती है। तो इसीलिए हमने अगर एडवांस में कोई पेमेंट कर दिया उसको, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, नॉन करंट एसेट। अब इसके अगर सब हेड की बात करी जाए तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसका सब हेड होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर आते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट में बोला है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम तो हमारी करंट एसेट है, करंट एसेट है, ठीक है जी।
अब एक्रूड इनकम क्योंकि ये करंट एसेट है तो इसका हमारा सब हेड क्या बन सकता है, तो अदर करंट एसेट के अंदर इसको हम दिखा सकते हैं, अदर करंट एसेट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोन रिपेबल ऑन डिमांड टू बैंक। तो ये एक हमारी क्या हो गई, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी है और यहां पर हमें बैंक की डिमांड पर क्या करना पड़ सकता है, लोन रिपे करना पड़ सकता है। तो इसको आप कौन से सब हेड में दिखाओगे, मतलब करंट लायबिलिटी के अंदर ऐसा क्या सब हेड है जो इस कैटेगरी को कवर कर सकता है। तो ये पार्ट होगा हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग का, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट। तो देखो एम्प्लॉयज अपने रिटायरमेंट पर क्या मांग रहा है, जो भी उसने छुट्टियां ली थी उनके उसके पैसे को वो मांग रहा है। तो इसको हम किस कैटेगरी में, एक तरीके से ये भी लायबिलिटी है भाई, ये क्या हो गई हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। तो इसको हम इसका सब हेड दिखाएंगे यहां पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन के नाम से। ठीक है बच्चों, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लास्ट आता है एम्प्लॉयज अर्न लीव एनकैशेबल। तो यहां पर बोला है जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी लीव यानी कि जो छुट्टियां हैं उसको उसके अमाउंट को वहीं के वहीं मांग रहे हैं, रिटायरमेंट में नहीं पहले ही मांग रहे हैं। तो ये भी हमारा एक तरीके से क्या हो गया, बट ये करंट लायबिलिटी हो गई, करंट लायबिलिटी। और आप इसका सब हेड बता सकते हो यहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है बच्चों, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर ये काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। तो कंप्लीट करो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। काफी सिंपल है, देखो इसके मैंने सारी चीजें तुम्हें बता रखी हैं। ये जो ये दे रखा है ना हमें 22-23, इसको A मान लो, इसको B मान लो। C निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों, B में से A को माइनस, और D निकालने के लिए हमें करना होता है C को डिवाइड करो A से, ऐसे ही होता है कुछ, C को डिवाइड करो A से और मल्टीप्लाई करो 100 से। हाँ, इस तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे सामने आ गया एब्सोल्यूट चेंज में पहला, अब देखो C निकालना है यहाँ पर, 20 में से 16 को माइनस करोगे कितना आ गया 4। वैसे इसके अंदर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी तो मैं कैलकुलेटर भी निकाल लेता हूँ, पहले ही निकाल लेते हैं बाद में दिक्कत ना हो। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। ठीक है बच्चों, ये आ गया कैलकुलेटर। अभी देखो मुझे क्या करना है, डी कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको क्या बोला है, C को डिवाइड करा जाए किससे, A से। A जो कि है 16 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आ गया यहाँ पर 25%। अभी यहाँ पर देखो सामने सिचुएशन क्या है, सेकंड वाले में यहाँ 8 लाख दे रखा है और ये दे रखा है चेंज, परसेंटेज चेंज दे रखा है हमें 25%। ना ही हमारे पास बी है और ना ही सी है, बट मैं यहाँ कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, इस वाले फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकता हूँ, d इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है बच्चों, अब निकालना तो सी है, d कितना है मेरे पास 25%, c कुछ नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। a मेरे पास है 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 8000 इधर डिवाइड में इधर आकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू सी। तो 25 इंटू 8000 तो कितना आ गया सी, 2 लाख। तो मैं सी की जगह रख सकता हूँ 2 लाख। तो सी का है, ये रहा सी 2 लाख। अब यहाँ 2 लाख कब आया होगा, जब 8 में से 6 लाख यानी कि बी माइनस ए करा होगा, बी माइनस ए यानी कि 10 में से 8 लाख को माइनस करा होगा, तभी तो बचा होगा यहाँ पर 2 लाख। तो ये भी आ गया। थर्ड वाले पर चलते हैं। इसके अंदर देखो हमारे पास क्या है, ये है, ये है, ये दो कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर क्या रहा होगा, b माइनस ए जो नेगेटिव 1 लाख आया होगा यहाँ पर, तो 1 लाख होगा। तो 1 लाख में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। और इसके अलावा c ये दे रखा है हमें, d कैलकुलेट करना है तो c को डिवाइड करो, -1 लाख को डिवाइड करते हैं बाई a से, 2 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो कितना आ गया 50%। काफी सिंपल है, इस तरीके की टेबल आ जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते थे इसको, हालांकि नहीं है कोई चीज़ तो हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे हमने ये कैलकुलेट करा था, वही सेम 50% इज इक्वल्स टू सी है हमारे पास कुछ नहीं तो सी को सी रहने देते हैं। ए हमारे पास 6 लाख
मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 50 इंटू 6000 इज इक्वल्स टू सी। तो 6 पंजे 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा कितना 3 लाख रुपए। तो कितना हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पर आ जाएगा सी आ गया 3 लाख रुपये। तो यहाँ कितना रहा होगा जिससे 3 लाख है, तो हमने क्या कैसे निकालते हैं इसको, सी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डी हमारे पास 9 लाख होगा, तभी तो ये 3 लाख बना था। ठीक है, अब दे रखा है टैक्स 30%, तो इसका टैक्स निकालेंगे 6 लाख का 30%, तो 1,80,000 आया। 9 लाख का 30% 2,70,000 आया। और इसी तरीके से हम इस डी को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सी है हमारे पास 90,000 डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा ए से 1,80,000 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ गया 50%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो तो माइनस होकर निकल जाएगा, तो 9 लाख में से 270 को माइनस करेंगे तो 7 और 9 में से 2 गया बचा 7, 7 लाख और 7 में से 7 70 गया, तो कितना बचा 6,30,000, 6,30,000। ऐसे यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज को, तो 2,10,000 को डिवाइड करा जाएगा 4,20,000 से और मल्टीप्लाई कराई जाएगी 100 से, तो आ गया 50%। चलिए जी, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 32 कितने मार्क्स का था, 3 नंबर का था बच्चों, पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें बोला है कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी हमारे पास क्या क्या चीज है, तो देखो बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 10 लाख, क्वेश्चन में गिवन है, मेरे को तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये रहा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है। निकालना क्या है ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि वो है ही नहीं, मल्टीप्लाई बाई 100। अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर परचेज में ऐड करना पड़ेगा क्या डायरेक्ट एक्सपेंस और ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अभी ओपनिंग इन्वेंट्री है मेरे पास, ये रही, और क्या परचेज है, ये रहा। कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, और क्या हो गया वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, 60,000 रुपये अलग से दिखा रखा है। ओपनिंग इन्वेंट्री है, बस क्या नहीं है क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। तो उसको निकालने के लिए पहले तो इसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। परचेज कितना दे रखा है 3,60,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हो गए मेरे पास, कैरेज इनवर्ड हो गया 50,000, और क्या हो गया वेजेस हो गए 60,000 के। ऑपरेटिंग इन्वेंट्री कितनी तरह की है 60,000, तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। अब क्लोजिंग तो है ही नहीं सर, क्लोजिंग निकालने के लिए क्या करें, तो क्लोजिंग निकालने का सिंपल तरीका एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। अब एवरेज इन्वेंट्री कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 80,000, ये रही, तो एवरेज इन्वेंट्री की जगह आ गया 80,000 इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, ओपनिंग दे रखी है 60,000, तो लिखो भाई 60,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर डिवाइड में 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 60,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो 8 दूनी कितना होता है बच्चों 16, यानी कि 1,60,000, तो यही हो गया इज इक्वल्स टू। अब ये प्लस में इसको काट देता हूँ मैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये प्लस में 60 इधर आकर हो जाएगा माइनस में 60 इज इक्वल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो 1,60,000 में से 60,000 गए तो कितने बचे 1,00,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो 1,00,000 रुपए की आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। अभी 1,00,000 रुपए की क्लोजिंग इन्वेंट्री रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा क्या कैलकुलेट होकर आने वाला है COGS। तो भाई अब सारी चीज़ों को अगर मैं ऐड करूँ 3,60,000 50,000 60,000 60,000, तो कितना बनेगा, तो 3 6 5 11 11 और 1 70, 360 में 1 70 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना बन गया 0 0 0
0, 7 3 10 और 3 13, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5,30,000, 5,30,000 माइनस 1,00,000 का हमने क्या निकाला है अभी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वो तो माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो 530 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 1,00,000 को, तो बचा कितना, 4,30,000। चलिए जी, अब 4,30,000 ही आ गया, लेकिन अभी भी मेरा क्या नहीं आया, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आया। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को माइनस करना पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 10 लाख, आप देख सकते हो सवाल के अंदर 10 लाख। COGS मैंने अभी कैलकुलेट करा कितना है बच्चों, 4,30,000, 4,30,000। अब मैं माइनस करूंगा 10 लाख में से 4,30,000 को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,70,000 रुपये। तो 5,70,000 रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 1 2 3 1 2 3 1 1 सब कैंसिल, कितना बचा, 57%। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया है वो आया 57%। तो बच्चों ये क्वेश्चन था हमारा 4 मार्क्स का, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। कैलकुलेटर हटा ही देता हूँ, देखो अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो कैसे किस तरीके से सीरीज में मैंने इसको करवाया है। बस ध्यान रखने वाली बात है फॉर्मूले की, आपको फॉर्मूले पता है, आपने फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और मेरी उन बातों को जरूर ध्यान रखना जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताई थी, ठीक है बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट जितने भी सैंपल पेपर कराए सब में आपको ये क्वेश्चन छुड़वाया है, बट मेरा दिल चाहता है कि मैं आज ये क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन आधा ही कर पाऊंगा, आधा आपको खुद करना है, ठीक है। ये बी पार्ट आपको करना है, ए मैं करवा देता हूं। चलिए जी, अब दे रखा है इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या सीखा था, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है, तो उसके लिए लिखना होता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो कि कितना दे रखा है हमें, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1,00,000, -1 लाख, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या करना होता है हमें, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पर दे रखा है 1,20,000 रुपए, तो इस 1,20,000 को हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो ऐड कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स 1,20,000। नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या आया, ये तो इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, प्रपोज डिविडेंड। अब इसमें करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है तो बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता, जो प्रीवियस ईयर का होता है उसको रखते हैं हम। तो ऐड करेंगे इसमें प्रोपोज्ड डिविडेंड, तो कितना दे रखा है, 1.5 लाख। अब इसको टोटल कर लोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 270 में से ऊपर वाला एक माइनस हो जाएगा जो कि लॉस है, तो वो क्या हो जाएगा 1,70,000। चलिए जी, ये क्या आ गया, NPBT, फॉर्मेट आपको याद ही है। अब आगे की जो शुरुआत होती है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही होती है, तो NPBT इससे शुरुआत करेंगे 1,70,000। अब देखते हैं इसमें क्या क्या जोड़ा जाएगा और क्या क्या माइनस करा जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल पहले थे 2 लाख, अब हो गए 240, तो यानी कि ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और जब जब हमारी करंट एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते थे, माइनस करते थे। तो यहां लिखेंगे हम ट्रेड रिसीवेबल 40,000 रुपए, ये होगा माइनस। ये तो देखो मैं नॉर्मली आपका ऐसी कैजुअली कराता हुआ चल रहा हूँ, बाकी फॉर्मेट वगैरह तो आपको याद ही होगा। और सबसे पहले यही करवाया जाता है लर्न, हालांकि मैंने कुछ वीडियोस बनाई भी थी उसके अंदर करवाया था, सबसे पहले फॉर्मेट ही लर्न करवाया था, फिर बोला था देन आफ्टर हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, ट्रेड पेबल एक करंट लायबिलिटी, और ये क्या हो रही है हमारी, ये भी इंक्रीज हो रही है। तो जब ये इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ऐड होगी, ठीक है। तो ये तो होगा माइनस, ये होगी ऐड, ट्रेड पेबल जो कि कितने दे रखी है हमें, 50,000, तो यहाँ पर हम 50,000 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा गुडविल क्या हो रही है, अमोर्टाइज हो रही है। पहले कितनी थी, 2 लाख, अब कितनी हो गई, 1.5 लाख। तो ये क्या है, हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं नॉन कैश एक्सपेंस, जो कि दे रखा है 50,000 रुपए। चलिए, फिर उसके बाद आता है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स, जो मतलब हमारा प्रीवियस ईयर वाला है, उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स।
ठीक है, या टैक्स पेड के नाम से इसको आप दिखा दोगे 1,00,000 रुपए। चलिए जी, अब करते हैं इसको टोटल। तो कितना हो गया ये 1,70,000 प्लस 50,000, तो ये बैठा 2,20,000। 2,20 में से 40 माइनस कर दिए तो आ गया 1,80,000। 1,80,000 में 50,000 ऐड करेंगे, 1,80,000 में 50,000 ऐड करेंगे तो 20, फिर 2,30 और 2,30 में से 1,00,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 1,30,000 रुपए। तो आप इसको किस नाम से दिखाओगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,30,000 रुपए। तो बच्चों बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। पूरा सैंपल पेपर कराया, जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं इसके सबको ऐड करके देख लेना, 2.5 घंटे के अंदर अंदर मैंने कंप्लीट कराया। तो बच्चों बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी है वो फॉलो जरूर करना और अटेंडेंस जरूर लगाना। वीडियो के अंदर डेली करवाऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाने वाला हूं मैं, तो प्लीज देखना जरूर, आपकी हेल्प होगी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। और गारंटी लेता हूं कि करवाकर छोड़ूंगा, जितनी भी चीजें सारी करवाकर छोड़ूंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।